हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग वे ऑफ लर्निंग। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है बुक में, हमारा चैप्टर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड कोल्ड वॉर एरा से स्टार्ट है, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले के टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि क्लैरिटी हमें पूरी बन जाए। स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, जो कि 1939 से 45 तक चला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो पावर्स के बीच में हुआ, एक था एलीड फोर्स और दूसरा था एक्सिस पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है। जो एलीड फोर्स थी उसके वो किसकी तरफ से लड़ रही थी, मतलब एलीड फोर्स की तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज लड़ रही थी? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये सभी कंट्रीज एलीड फोर्स की तरफ से लड़ रही थी। और एक्सिस पावर की तरफ से जर्मनी, जापान एंड इटली लड़ रही थी। ये दोनों पावर एक दूसरे में लड़ रही थी जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और हम सभी जानते हैं कि एलीड फोर्स जीत गया था, एक्सिस पावर हार गया था। और ये एक्सिस पावर कैसे हारा था? जब यूएस ने जापान की दो सिटीज पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। जी हाँ, यूएस ने 1945 में जापान की दो सिटीज पर दो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। वो सिटीज थी हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और इस बॉम्ब का कोड नेम रखा गया था लिटिल बॉय। एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और इस बॉम्ब का नाम रखा गया था फैट मैन। जब जापान की दो सिटीज पर एटॉमिक बॉम्ब गिरते हैं तो जापान सरेंडर कर देता है, और जैसे ही जापान सरेंडर कर देता है हमारी एक्सिस पावर हार जाती है और एलीड फोर्स जीत जाती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि एलीड फोर्स में 4 कंट्रीज थी जो कि स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ 2 ही कंट्रीज ऐसे क्यों आए जो कि स्ट्रॉन्ग थी? आइए जानते हैं। जो अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस की उस समय पे इकोनॉमी डाउन चल रही थी, इसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और उसके बाद ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन भी उस समय इंडिया ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहा था, जिसके वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस तरीके से हमारे पास 2 ही ऐसी कंट्रीज बची जो कि स्ट्रॉन्ग थी, वो थी यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर। इसके बाद यूएस और यूएसएसआर ने आइडियोलॉजी भी अपनाई। जो यूएस ने आइडियोलॉजी अपनाई थी वो थी कैपिटलिज्म, और जो यूएसएसआर ने आइडियोलॉजी अपनाई थी वो थी सोशलिज्म। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे के बहुत विपरीत थी। जैसे जो यूएस ने आइडियोलॉजी अपनाई थी वो थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमी में कम रहता है। लेकिन अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी में जो गवर्नमेंट होती है वो उसका हस्तक्षेप ज्यादा होता है, मतलब कि सब कुछ जो कंट्री में जो भी चीज होगी वो उसका स्टेट होल्डर सिर्फ और सिर्फ स्टेट होगा। ये 2 आइडियोलॉजी थी जो यूएस एंड यूएसएसआर ने अपनाई थी। ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक जो कि बुक में दिया हुआ है, वो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चला। जी हाँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर सबसे पहले 2 कंट्रीज के बीच में हुआ, या फिर हम इनको बोल सकते हैं 2 सुपर पावर्स के बीच में हुआ, जो थी यूएस जो कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अपना रखी थी, और दूसरे था यूएसएसआर जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अपना रखी थी। यूएस एंड यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर होता है। ये एक तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉर था, मतलब यूएस की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी। दोनों ही सुपर पावर ये चाहते थे कि अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रूव करना है कि वो बेस्ट है। दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही सुपर पावर अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने में लगे हुए थे। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। इस तरीके से ये आइडियोलॉजिकल वॉर था। और कोल्ड वॉर के लिए हम कह सकते हैं कि जो मतलब कोल्ड वॉर के लिए हम ये कह सकते हैं कि
ये एक कंपटीशन का एरा भी था, मतलब इसमें कंपटीशन हो रही थी। ये भी किसमें हो रही थी? यूएस एंड यूएसएसआर में, क्योंकि यही दो कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट दिखाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी कि मेरी आइडियोलॉजी ज्यादा फैले, स्प्रेड ज्यादा हो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग उसको फॉलो करें। सो ये एक तरीके का कंपटीशन भी था। नेक्स्ट, राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस। सो दोनों ही कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री अलायंस भी बना रखी थी और उनमें हमेशा राइवलरीज चलती रहती थी, किसी ना किसी बात को लेके कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। सो कोल्ड वॉर एरा ये तो यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में चला। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक तरीके की कंपटीशन थी जिसमें दोनों ही अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको बेस्ट प्रूव करना चाहते थे। एंड मिलिट्री अलायंस में हमेशा उनके राइवलरीज होती रहती थी। एंड कोल्ड वॉर में कभी भी वेपन्स का यूज नहीं करा गया, ये एक वर्बल वॉर रह गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी को लेके लड़ा गया। इसमें किसी भी तरीके का वेपन्स का यूज नहीं करा गया था। सो हमारा कोल्ड वॉर टॉपिक खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम क्यूबा के बारे में देखते हैं। सो क्यूबा एक यूएसए के पास एक स्मॉल आइलैंड है, मतलब क्यूबा यूएसए के पास एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये एली है यूएसएसआर का। नाउ एली मतलब वो मित्र है यूएसएसआर का। वो मित्र यूएसएसआर का क्यों है? क्योंकि यूएसएसआर उसको डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता रहता था। तो इसका मतलब जो क्यूबा है वो एक स्मॉल आइलैंड है अमेरिका के पास, लेकिन उसमें आइडियोलॉजी चलती थी यूएसएसआर की। सो ये 3 कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम आगे अभी देखेंगे भी। सो पहले थे क्यूबा। सो क्यूबा के जो लीडर थे वो थे फिडेल कास्ट्रो एंड यूएसएसआर के जो लीडर थे वो थे निकिता क्रुश्चेव और यूएसए के जो लीडर थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। सो इसमें होता क्या है, जो यूएसएसआर है वो यूएसएसआर के जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव वो क्यूबा को एक रशियन बेस बनाने की सोचते हैं। उसके लिए वो 1962 में न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर देते हैं, मतलब कि यूएसएसआर से न्यूक्लियर मिसाइल शिप्स के द्वारा ले जाया जाता है और क्यूबा में प्लेस कर दिया जाता है। ये घटना 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता चलता है और जब ये यूएसए को पता चलता है तो उस समय पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। सो इनको भी कन्फ्लिक्ट्स होने की दुविधा लगी रहती है, तो फिर ये क्या करते हैं, यूएसएसआर के लीडर को निकिता क्रुश्चेव को एक वार्निंग देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुमने ये शिप्स न्यूक्लियर मिसाइल्स तुमने यहाँ पे लगाई हैं, अगर ये तुमने नहीं हटाई तो हम सोचेंगे 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तुमने अपनी तरफ से कर दिया और हम भी अपनी तरफ से कर देंगे, फिर हम भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी लॉन्च करेंगे। सो जब ये वार्निंग यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव को मिलता है तो वो जो भी न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने वहां पे प्लेस करी थी वो न्यूक्लियर मिसाइल वापस वो यूएसएसआर ले चले जाते हैं। सो ये इस पूरी स्टोरी को बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ही कोल्ड वॉर का पीक भी बोला जाता है। अब कोल्ड वॉर का पीक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक तो 1962 में हुआ और ये एक ऐसा समय था जिसमें सभी को लग रहा था, पूरे वर्ल्ड को यह आशंका लग रही थी कि अब 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, बहुत ज्यादा राइवलरीज बढ़ रही थी और ये एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश कर भी रहे, एक दूसरे से अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे थे। सो इसीलिए कोल्ड वॉर का पीक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कहा जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। सो सबसे पहले तो ये कि जो ये बार बार बोला जाता है, अगर हम बुक भी पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे उसमें कि जो क्यूबन कोल्ड वॉर था, ये कोल्ड सभी लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि कोल्ड वॉर क्यों कोल्ड वॉर ही रहा, वो हॉट वॉर में क्यों नहीं चेंज हुआ। मतलब जब इतनी ही आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे इनमें और इतने ही सारे डिस्प्यूट्स थे, तो कोई भी वेपन्स से एक दूसरे के ऊपर फेंक सकता था, कोई भी मिसाइल, जैसे यूएसए ने जापान के ऊपर फेंक दिया था, उसी तरीके से कोई भी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग थी तो एक दूसरे के ऊपर फेंक सकती थी कोई भी मिसाइल। लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से। लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से कोल्ड वॉर ही रहा, हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। सो अब देख लेते हैं कि डेटरेंस क्या है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है। सो
इसका मतलब होता है बोथ साइड हैव कैपेसिटी टू रिटेलिएट, मतलब कि इसमें इस स्थिति में दोनों ही सुपर पावर्स के पास पावर थी, कैपेसिटी थी कि वो एक दूसरे का बदला ले सकते थे। मतलब कि अगर यूएसए एक बॉम्ब फेंकेगा तो यूएसएसआर भी रिटर्न में 2 बॉम्ब जरूर फेंकेगा। ये दोनों सुपर पावर्स को पता थी कि अगर मैंने इनिशिएटिव लिया तो वो वहां से भी बॉम्ब आएगा, अगर मैं डिस्ट्रक्शन करूंगा तो मेरा भी डिस्ट्रक्शन होगा क्योंकि बॉम्ब वापस भी आएगा। सो दोनों के पास पावर थी और कैपेसिटी थी और दोनों ये जानते थे कि अगर मैंने शुरुआत करी और तो वहां से भी वैसे ही डिस्ट्रक्शन होने की संभावना है। सो इसी थॉट के साथ वो वेपन्स नहीं फेंकते थे और इसी को बोला जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द इन अप्रैल 1961 डैश वाज हैपन। 1961 में क्या हुआ था? एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ये 1961 से 62 के बीच में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो और भी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था? 1918 में, क्योंकि 1914 से 1918 तक ये चला था। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है स्टार्टिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में और ये 45 में खत्म हो गया था। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। इन ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन 1961 निकिता क्रुश्चेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन है in 1961 Fidel Castro was the president of Union of Soviet Socialist Republics. Third option in 1961 Nikita Khrushchev was the president of Union of Soviet Socialist Republics. And last option in 1961 John F. Kennedy was the president of Union of Soviet Socialist Republics. So करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आंसर ये लगेगा इन फर्स्ट। इन 1961 निकिता क्रुश्चेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। बट ये आंसर गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो इसमें गलत दी हुई है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सो इसके अकॉर्डिंग जैसे इन 1961 फिडेल कास्ट्रो, तो फिडेल कास्ट्रो यूएसएसआर के लीडर नहीं थे, वो क्यूबा के लीडर थे। फिर निकिता क्रुश्चेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी गलत है हमारा अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें। जॉन एफ कैनेडी, सो जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट थे। सो ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूबा वाज एन एली ऑफ डैश। क्यूबा किसकी एली थी? यूएसए, यूएसएसआर, नाटो एंड नेम। सो क्यूबा एली थी यूएसएसआर का। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के पास एक स्मॉल आइलैंड था, लेकिन डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड वो यूएसएसआर से पाता था। तो जो मित्र था और क्यूबा में जो आइडियोलॉजी चलती थी वो यूएसएसआर की ही चलती थी। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर निकिता क्रुश्चेव प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल। कब और कहां निकिता क्रुश्चेव ने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस्ड करी? फर्स्ट ऑप्शन इज 1961 क्यूबा, 1989 बर्लिन, 1991 यूएसएसआर या फिर 1962 क्यूबा। सो द करेक्ट आंसर इज 1962 क्यूबा। 1961 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस नहीं करी थी, वो 62 में की थी क्यूबा में। सो और भी ऑप्शंस जो है उनके बारे में देख लेते हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, जो कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का प्रतीक भी था। और अगर हम इसकी बात करें 1991 यूएसएसआर, सो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कंटिन्यू, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चला, 1938 से 45 तक, या फिर 1939 से 45 तक, या 1940 टू 1945, 1939 टू 1946. So correct answer is 1939 to 1945. So और क्वेश्चंस देखते हैं. सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा एंड डैश बिकेम अवेयर ऑफ इट. जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस्ड करी थी तो कौन इससे अवेयर हो गया था, यूएसए, रशियन, इंडियंस या फिर फिडेल कास्ट्रो. सो इससे यूएसए अवेयर हो गया था. रशियन जो है वो तो यूएसएसआर का ही पार्ट था, रशिया जो था वो यूएसएसआर का ही तो पार्ट था, एंड इंडियंस का कोई रोल नहीं, और जो फिडेल कास्ट्रो थे वो तो क्यूबा के लीडर्स थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Which statement is incorrect in refer to the Cuban Missile Crisis? कौन सा स्टेटमेंट गलत है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में? So first option is it was peak of Cold War. Second is it referred to the competition, tensions and a series of confrontations between India and Pakistan. Next option is in 1962 Nikita Khrushchev placed nuclear missile in Cuba, या फिर जॉन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो पहले अगर हम कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, सही नहीं बताना हमें, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है. सो इट वॉज पीक ऑफ कोल्ड वॉर. यस इट इज राइट कि क्यूबा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो कोल्ड वॉर का पीक था, अभी हमने बात करी थी. इट रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो यहाँ तक तो ठीक है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इट मीन्स जो इट रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन. सो ये जो टेंशन, ये कोल्ड वॉर की डेफिनेशन है ये, और ये डेफिनेशन जो दी गई है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं चला था, ये यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में चला था. सो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब ये गलत है और इसीलिए ये आंसर सही है. Next, in 1962, Nikita Khrushchev placed nuclear missile in Cuba. Yes, it is right. Nikita Khrushchev ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करी थी. जॉन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस, जॉन एफ कैनेडी यूएसए के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय प्रेसिडेंट थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय, वेस्टर्न अलायंस किसके द्वारा लीड करा जा रहा था? यूएस represented ideology of liberal democracy and capitalism. Second option is US represented ideology of socialism and communism. Next option is US represented the ideology of socialism and liberal democracy. या next हमारा है US represented the ideology of capitalism and communism. So the correct answer is A. US represented the ideology of liberal democracy and capitalism. जो कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो लिबरल डेमोक्रेसी, यूएस फॉलो करता था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. अगर हम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करें तो ये यूएसएसआर फॉलो करता था और उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न अलायंस. एंड सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोशलिज्म यूएसएसआर फॉलो करता था एंड लिबरलिज्म यूएसए फॉलो करता था. कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटलिज्म यूएसए करता था, कम्युनिज्म यूएसएसआर करता था. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ईस्टर्न अलायंस फॉलो, ईस्टर्न जो अलायंस था वो कौन सी आइडियोलॉजी या फिर क्या फॉलो करते थे? ऑप्शन इज सोशलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी. सेकंड कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. थर्ड ऑप्शन इज लिबरल डेमोक्रेसी एंड प्राइवेटाइजेशन. And last option is communism and liberalism. So Eastern Alliance क्या फॉलो कर रहा था? So वो था कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी तो अलग थी. लिबरल डेमोक्रेसी अभी हमने बात करी यूएसए फॉलो करता था, उसको वेस्टर्न अलायंस बोलते थे. और सोशलिज्म यस यूएसएसआर फॉलो करता था. एंड लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो अभी हमने बात कर ली वो सोशलिज्म. प्राइवेटाइजेशन भी पार्ट है यूएसए की आइडियोलॉजी का, जो कि कैपिटलिज्म है. एंड नेक्स्ट कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म. सो लिबरल भी, लिबरल जो है वो यूएसए की आइडियोलॉजी है, लिबरल डेमोक्रेसी. एंड कम्युनिज्म यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है. सो करेक्ट आंसर इज बी, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म.
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बिगनिंग ऑफ। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो क्या शुरू हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, या फिर नेम, नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या फिर कोल्ड वॉर। ये इन ऑप्शंस में से हमें ये चुना, जैसे एक ऑप्शन है 1 2 3, मतलब 1 2 3। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है, और हमें पता है ये कब खत्म होता है, 1945 में जब ये खत्म होता है तो क्या शुरू हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की बात करें तो ये तो 1991 में शुरू हुआ था, और नेम तो 60 के दशक की है। करेक्ट ऑप्शन इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड कोल्ड वॉर। ये दोनों ऑप्शन किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? ये बी इज द करेक्ट, बिकॉज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू होती है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बुक है और उसका जो पहला चैप्टर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू होता है, और कोल्ड वॉर भी 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1945 एलीड फोर्स लेड बाय डैश एंड एक्सिस पावर लेड बाय डैश। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एलीड फोर्स और एक्सिस पावर को लिख लेते हैं। जैसे एलीड फोर्स और एक्सिस पावर। हम सभी जानते हैं कि जो एलीड फोर्स था उसमें यूएस था, यूएसएसआर था, और ब्रिटेन एंड फ्रांस था। और जो एक्सिस पावर था उसमें जर्मनी, जापान एंड इटली। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें एलीड फोर्स से तो यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस थे, एक्सिस पावर से जर्मनी, जापान एंड इटली थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हम देख लेते हैं। जैसे एलीड फोर्स, ऐसा इसमें ऑप्शन ए में बताए यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड जर्मनी। जर्मनी, ये जो कंट्रीज हैं और ये वाले एलीड फोर्स के हैं, और ये जो है वो एक्सिस पावर के हैं। जर्मनी एक्सिस पावर में था, ना कि एलीड फोर्स में, तो ये गलत हो गया। सेकंड, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस सही है। जर्मनी, जापान एंड इटली। हमारा ऑप्शन सही बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर और भी देख लेते हैं, जापान। जापान तो एक्सिस पावर में था तो ये भी कट गया, ये भी डिलीट। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर तो एलीड फोर्स में था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन विच सिटीज ऑफ जापान। यूएसए ने जापान की कौन सी सिटीज पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था? टोक्यो एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड टोक्यो, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे ही एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड यूएसए ड्रॉप बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे कब बॉम्ब फेंका? 6 अगस्त, 9 अगस्त 1945। सेकंड ऑप्शन इज 6 अगस्त, 9 अगस्त 1946। नेक्स्ट ऑप्शन इज 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945, या फिर 6 अगस्त, 9 अगस्त 1945। हम सभी जानते हैं कि 1945 में फेंका गया था। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, बचा ये दोनों 6 अगस्त, 9 अगस्त 1945 और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945। अगर हम बात करें तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था, और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था। तो सबसे पहले हिरोशिमा का आएगा, मतलब 6 अगस्त, उसके बाद 9 अगस्त। करेक्ट आंसर इज ए, 6 अगस्त और 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उसका कोड नेम क्या रखा गया था? लिटिल मैन फैट बॉय, या फैट बॉय लिटिल मैन, फैट मैन लिटिल बॉय, या फिर लिटिल बॉय फैट मैन। पहले हम बात करते हैं हिरोशिमा की। तो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया गया था इसका नाम रखा गया था, मैं लिख देती हूँ, इसका नाम रखा गया था फैट मैन।
सो लिटिल मैन नहीं, लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय। सो लिटिल बॉय किसमें है? इसमें। लिटिल बॉय एंड फैट मैन। सो लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिराया गया था एंड फैट मैन नागासाकी पे गिराया गया था। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेट ऑफ बोथ बॉम्ब, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। सो लिटिल बॉय और फैट मैन जो बॉम्ब फेंका गया था उसका वेट कितना था? सो ऑप्शन आर 15 किलोटन्स एंड 21 किलोटन्स, या फिर 16 एंड 18 किलोटन्स, या 21 और 15 किलोटन्स, या फिर 20 एंड 25 किलोटन्स। सो जो लिटिल बॉय और फैट मैन फेंका गया था उसका जो वेट था वो 15 किलोटन्स और 21 किलोटन्स था। मतलब लिटिल बॉय का 15 किलोटन्स और फैट मैन का 21 किलोटन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड जापान सरेंडर, कि जापान ने सरेंडर क्यों करा? बिकॉज इट वॉज फाइनेंशियल वीक, क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक था, या फिर बिकॉज जापान फॉलोड एक्सिस पावर, क्योंकि जापान एक्सिस पावर को फॉलो कर रहा था, या फिर बिकॉज यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब, या फिर यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप मतलब फेंक दिया था इस वजह से उसने सरेंडर कर दिया, या ब्रिटेन ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब, या फिर ब्रिटेन ने जो एटॉमिक बॉम्ब फेंका था उसकी वजह से सरेंडर कर दिया था। सो करेक्ट आंसर इज बिकॉज यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा, क्योंकि यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। अगर हम दूसरे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि यूएसए के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, ब्रिटेन के द्वारा नहीं। और फाइनेंशियली वीक तो था, लेकिन हम ये रीजन नहीं कह सकते, एज पर एनसीईआरटी हमें चलना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिकॉज यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब जापान की 2 सिटीज पर गिरा दिया था, इस वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द लॉजिक ऑफ डेटरेंस इज, लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है, मतलब अवरोध क्या है? बोथ ऑफ कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक and create destruction but that neither can afford to initiate war। ये है कि दोनों ही पावर सुपर पावर्स के पास कैपेसिटी और पावर थी कि वो अपना बदला दूसरे से ले सकते थे और अटैक कर सकते थे और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जानते थे, क्योंकि सामने वाली पार्टी और मैं मतलब दोनों ही सुपर पावर ये जानते थे कि सामने वाली जो हमारी जो सामने वाली कंट्री है वो भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी हम, तो इसीलिए दोनों में से किसी ने भी वॉर स्टार्ट नहीं करा। सेकेंड ऑप्शन है इट वॉज आइडियोलॉजिकल वॉर एंड सैट पीक पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर था और इसको कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट भी कहा गया। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इट वॉज कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज, कि इसको कैटेगराइज्ड कर दिया गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से, किसके द्वारा? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, विकसित देशों के द्वारा इसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैसे कैटेगराइज कर दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन अपना इट वाज साइंड इन 1954 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन थाईलैंड बैंकॉक, कि ये 1954 में साइन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में है जो कि बैंकॉक में ही है। सो करेक्ट आंसर इज ए बोथ, कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस यही है कि दोनों ही सुपर पावर को ये पता था कि सामने वाली जो सुपर पावर है वो उतनी ही स्ट्रांग है जितनी मैं हूं, तो इसीलिए उनमें से दोनों में से किसी ने भी वॉर इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जितना डिस्ट्रक्शन मैं कर सकता हूं उतना ही वो भी कर सकता है। सो अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें, सो जो सेकंड लिखा हुआ इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर एंड सैट पीक पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर, सो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए, ये स्टेटमेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए यूज करते हैं, ये उसका भाग है। जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इट वाज कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज, सो ये जो नेम थे, नेम के जो मेंबर्स थे उनको कैटेगराइज कर दिया गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एज। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1954 में साइन हुआ था, उसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में है, ये सीटो के लिए बोला जा रहा है क्योंकि सीटो ही 1954 में साइन किया गया था और उसी का जो हेडक्वार्टर है वो थाईलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई कोल्ड वॉर रिमेन्ड कोल्ड एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू हॉट वॉर और शूटिंग वॉर, कि जो कोल्ड वॉर था वो सिर्फ कोल्ड वॉर ही क्यों रह गया, हॉट वॉर में या फिर शूटिंग वॉर में चेंज क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू लॉजिक ऑफ डेटरेंस, या फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या नॉन अलाइंड मूवमेंट, या
व्हाट्सएप ऐप। सो करेक्ट आंसर इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से कोल्ड वॉर रहा, हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। सो आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वे ऑफ लर्निंग से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।